हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज एक मूवी की बात करेंगे। PS1 पोनियन सेल्वन वन, जो कि साउथ की एक मूवी है, तमिल लैंग्वेज की, जो कि चोला अम्पायर के ऊपर मूवी बनी है। कुछ दिन पहले इसके ऊपर एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसमें कि कमल हसन, जो कि एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, अदरवाइज आई थिंक विचारक बहुत अच्छे हैं, हिस्टोरियन बहुत अच्छे नहीं है। और कुछ और लोगों ने कमेंट किया था कि जो चोलास थे उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है एज हिंदू किंग्स, और वो तो हिंदू थे ही नहीं, क्योंकि हिंदू वर्ड उस टाइम था ही नहीं। यार ये कितनी स्टूपिड वाली बात है। वर्ड बाद में आता है, फिनोमिनन पहले एग्जिस्ट करता होता है। मैं किसी बंदे का उस पर सुन रहा था, वो कह रहा था कि भाई ऑक्सीजन जब वर्ड नहीं था तो लोग सांस नहीं लेते थे क्या। तो मुझे लगा बिल्कुल सही बात है। तो एनीवे उस मूवी के बारे में श्याम शर्मा ने एक वीडियो बनाया कि कैसे वो मूवी आई गेस काफ़ी हिट हो रही है। मैंने वीडियो नहीं देखा, बट मैं गैस कर रहा हूँ टाइटल से। तो वो वीडियो देखते हैं और शायद उस मूवी के बारे में भी और जानने को मिले उस वीडियो से। मूवी वीडियो। वेलकम टू श्याम शर्मा शो मूवी वीक। इंडियन सिनेमा में इस समय पर एक कल्चरल रिवाइवल हो रहा है, एक ऐसा कल्चरल रिवाइवल जिसको द्रविडियन पार्टीज भी नहीं रोक पा रही। और इस कल्चरल रिवाइवल के बारे में हमें बात करनी जरूरी है। ओके, आई थिंक DMK जो है वो साउथ इंडिया की, नॉट साउथ इंडिया बट तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी पार्टी है। आई थिंक एक DMK है, एक AIDMK है, जो जो उनकी फीमेल लीडर थी जिनकी डेथ हो गई कुछ टाइम पहले, वो उनकी पार्टी थी। और DMK वो जो एक मेल लीडर है, मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने चश्मा लगा रखा होता है काले रंग का, उनकी भी आई थिंक डेथ हो गई है। तो ये उन दोनों की पार्टी थी जो कि मेन पावर पॉलिटिक्स करते हैं वहाँ पे। और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलर। लेडी का नाम था जयललिता, और उनका नाम, जो चश्मे वाले अंकल थे, उनका नाम था करुणानिधि, करुणानिधि आई थिंक। का CEO श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको एक सेकंड, तो अगर आप मूवीज पे थोड़ी देर से ही सही, लेकिन मेमोरी काम कर रही है अभी भी। ध्यान देंगे तो पिछले 3-4 सालों की जो सबसे हिट मूवीज रही हैं, उनमें से बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो इंडिया के कल्चर, इंडिया की कल्चरल यूनिकनेस, इंडिया का इतिहास, इंडिया की परंपराओं को अपने दिल में रख के चलती आई हैं। ऐसी मूवीज हिट हो रही हैं। लाल सिंह चड्ढा नहीं, लीला नहीं, तांडव नहीं, और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्में नहीं। आपके पास कोई आइडिया है दादी? पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी। यार मैंने कहीं, आई डोंट नो, मैंने ये मूवी देखी नहीं है, बट जो ये मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ये बच्ची का रोल प्ले कर रहा है, ये एक्चुअली लड़का है। ओह कम ऑन दादी। तो मतलब इनको लड़की नहीं मिली यार, एक छोटी सी बच्ची नहीं मिली रोल करने के लिए। कम ऑन। खुदा की रहमत का सुना था, आज देख भी लिया। बच्चे की दुआ कबूल हो गई। अंजलि की शादी दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। आपने ऐसी फिल्मों को हिट बनाया है, शर्म करनी चाहिए आपको। और जो पिछले 5-6 सालों में इस तरह की फिल्मों का ट्रेंड रहा है, वो मेरे हिसाब से बाहुबली से शुरू हुआ, और फिर बॉलीवुड ने भी अपनी एंट्री मारी उरी और तान्हाजी जैसी पिक्चरों के साथ, और ये ट्रेंड 2022 में भी कंटिन्यू हो रहा है, दो ऐसी साउथ की फिल्मों के साथ जो हाई क्वालिटी है, एक्साइटिंग है, और भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास को अपने दिल में रखकर चल रही है। और इस ट्रेंड को हमें सपोर्ट जरूर करना चाहिए। इसलिए आज जिस पहली फिल्म की मैं बात करना चाहता हूँ, उसका नाम है पोन्नियन सेल्वन, जिसका मतलब है पोन्नी नदी का पुत्र। ये मणिरत्नम का एक बड़ा सिनेमैटिक प्रोजेक्ट है, जो कि कल्कि कृष्णमूर्ति की 1955 नॉवल का मूवी अडेप्टेशन है। पोन्नियन सेल्वन चोला राजकुमार अरुलमोड़ी वर्मन की लाइफ की कहानी है, जो बाद में जाकर महान चोला राजा राजराज चोला के नाम से जाने गए थे। कल्कि कृष्णमूर्ति की जो किताब है, उसको अडेप्ट करने के कई अटेम्प्ट्स किए गए हैं, लेकिन ये कहानी इतनी डेंस है कि कई फिल्म मेकर्स ये मानते थे कि इस किताब को अडेप्ट करना बेसिकली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हॉलीवुड ये कई सालों तक मानता था कि जो ड्यून सीरीज है उसको फिल्म में अडेप्ट करना बेसिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन मणिरत्नम ने न सिर्फ इस स्टोरी को अडेप्ट किया, बल्कि ये फिल्म बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रही है। रिलीज के 5 दिन होते होते इस फिल्म ने 300 करोड़ कमा लिए थे। मेरी इस फिल्म को लेकर सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि तमिल फिल्म होते हुए कहीं इस फिल्म में द्रविडियन पॉलिटिक्स को कितने ना कमा घुसा लिए दिया हैं? जाए। क्योंकि कल्कि कृष्णमूर्ति की जो किताब थी, वो चोलास को वैसी दिखाती थी जैसे चोलास क्योंकि कल्कि कृष्ण फिल्म होते हुए कहीं
कहीं इस फिल्म थे। मेरी इस फिल्म को कर रही है। रिलीज के 5 दिन होते होते इस फिल्म ने 300 करोड़ कमा लिए थे। मेरी इस फिल्म को लेकर सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि तमिल फिल्म होते हुए कहीं इस फिल्म में द्रविडियन पॉलिटिक्स को ना घुसा दिया जाए, क्योंकि कल्कि कृष्णमूर्ति की जो किताब थी वो चोलास को वैसी दिखाती थी जैसे चोलास एक्चुअली थे। चोलास असल में भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। राजराज चोला ने जो अपनी किंगडम साउथ इंडिया में फैलाई थी और सनातन धर्म को ईस्ट एशिया में लेकर गए थे, वो भगवान शिव के नाम पर लेकर गए थे। और फिल्म के रिलीज होने के पहले और फिल्म के रिलीज होने के समय पे ऐसे भी कई फिल्म डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो कह रहे हैं कि राजराज चोला हिंदू नहीं थे, और ये कह रहे हैं कि राजराज चोला भले ही भगवान शिव की पूजा करते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो हिंदू हैं। हाँ सही बात है, हिंदू कैसे हो सकते हैं? भगवान शिव की पूजा तो साले मॉर्मन करते हैं। और जिस तरह से अरे यार, मॉर्मन एक सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का यूएस में, जो कि बहुत ज़्यादा घर घर जाके और क्या कहते हैं प्रोसलिटाइज करते हैं लोगों को, रोड पे रोक रोक के। बहुत मतलब थोड़ा अग्रेसिव काइंड ऑफ सेक्ट है जो कि अग्रेसिवली प्रोसलिटाइज करता है लोगों को, और उनके जो नियम है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उससे पोप की वाली तुलना कर दी, जैसे पोप करता हो वो वाली तुलना होगी। चोला साम्राज्य को और राजराज चोला को व्हाइट वॉश किया जा रहा है, उसी तरह से ये द्रविडियन पार्टीज जो हैं वो महान हिंदू ऋषि थिरुवल्लुवर को भी व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। और ये सब इसके बावजूद के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है हमारे पास जो दिखाते हैं कि राजराज चोला की जो बहन है वो अपने आप को विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त मानती थी। राजराज चोला के समय के इंस्क्रिप्शंस हैं जो दिखाते हैं कि राजराज चोला अपने आप को कितने बड़े शिव भक्त मानते थे। लेकिन ये डीएमके वालों को राजराज चोला से भी ज्यादा पता है। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। द्रविडियन पार्टीज वालों को अगर पूछोगे कि एक सेंस की बात कर दो या फिर दुनिया भर का पानी पी जाओ, तो वो ये करेंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ये फिल्म जबरदस्ती कुछ भी द्रविडियन पॉलिटिक्स ठूसने की कोशिश नहीं करती है। चोलास को प्राउड शिव भक्तों की तरह दिखाया गया है। इनफैक्ट चोला किंगडम के राजकुमार आदित्य करिकलन पूरे फिल्म में सर पे त्रिपुंड लगा के रखते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये देखकर कई डीएमके टाइप लोगों को पिछवाड़े में बहुत दर्द होने वाला है। और इस फिल्म के कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं। अच्छा, डीएमके की पॉलिटिक्स के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो मैं गैस कर रहा हूँ वो ये है। वैसे तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि एक्सक्लूसिव तमिल प्राइड के ऊपर बेस होती है ज़्यादातर उनकी पॉलिटिक्स, और लैंग्वेज में स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा उनका ये है कि मतलब हिंदी नहीं हम बोल सकते, इंग्लिश बोल लेंगे लेकिन हिंदी नहीं बोल सकते। आई डोंट नो कैसी लॉजिक है, बट आई गेस अपनी एक इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना चाहते हैं। ये चीज़ एक्चुअली पूरी दुनिया में है। कनाडा में जाओगे तो आपको क्यूबेक में भी ऐसा ही सेंटिमेंट दिखेगा, और भी इसके एग्जांपल है। यूएसए में काजून है, ऐसे ही डिफरेंट जगहों पे लोग हैं। स्पेन में जो बार्सिलोना वाला रीजन है कैटलोनिया का, वहाँ है ये चीज़। बट ये उनकी स्टेट की और एक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं लोकल लेवल पे, वो पावर लेने के लिए ऐसी ऐसी बातें करती भी हैं। तो आई गेस वो अपनी उसी पॉलिटिक्स को कंटिन्यूसली ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसिव बना रहे हैं लोगों को, इंस्टेड ऑफ ये ढूंढने के कि इंडिविजुअल को किसी एक चीज़ के साथ जोड़ने के बजाय कैसे ट्राइब्स में बांटने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए। आई गेस ये उनका गेम प्लान है, जो कि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिहार से है, और बिहार में इस तरीके की पॉलिटिक्स लालू यादव ने और इस तरीके के जितने भी नेता हैं इन्होंने बहुत दबा के की है कि कैसे लोगों को ग्रुप्स में बांटो और अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाओ। आई गेस डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में काइंड ऑफ इसी तरीके से काम करती है, इसी तरीके से मॉर्फ हो जाती है इस तरीके की पॉलिटिक्स में। उनके भले ही पॉलिटिकल लीनिंग्स जो भी हो, लेकिन उन्होंने क्लियरली आकर कहा है कि चोलास इंडियंस थे और चोलास कोई साउथ इंडिया के नहीं है। चोलास में सारे इंडियंस को बराबर का गौरव महसूस होना चाहिए। 9th century all this happened when we had the biggest maritime naval thing in the world. And it went all the way to Bali, all the way to Malaysia, and went to decent emissaries to China. And you know what was the superpower doing then? America hadn't been discovered by Columbus till 500 years later. So think about our culture, think about how advanced we were. We need to be proud of this. It's nothing to do with North India, South India, West India, East India. It is, we are Indians, and we need to feel proud about that.
शायद इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फिल्म से बहुत नाराज हैं। जिस फिल्म रिव्यू कंपनी ने कश्मीर फाइल्स को अटैक किया था, वही फिल्म रिव्यू कंपनी ने इस फिल्म को भी बुरा रिव्यू दिया है, ये बोल के कि ऐसा लगता है कि ये फिल्म अधूरी है। अरे भाई, फिल्म का नाम PS1 है। मणि रत्नम ने खुद आकर कहा है कि ये 2 भागों की फिल्म है, अभी सिर्फ पहला पार्ट रिलीज हुआ है, तो फिल्म अधूरी ही लगेगी ना भाई। मतलब ये तो वही बात हुई कि आप साला इंटरवल में निकल जाओ। तो ऐसे लोगों को देखता कौन है यार? ऐसे लोगों के ओपिनियन को हम फिर सुन क्यों रहे हैं? हम इनके ओपिनियन को वैल्यू क्यों दे रहे हैं अगर हमें पता है कि दे आर कमिंग फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस? थिएटर से, और उसके बाद बोलो कि यार डायरेक्टर ने तो फिल्म कंप्लीट ही नहीं की। इस फिल्म को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस फिल्म को बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर किया जा सकता है। इस फिल्म में पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जासूसी है, बैक स्टैबिंग है। तो लोग हमेशा ये पता लगा रहे हैं कि कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा साथी है, किस पे हम भरोसा कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते हैं। और ये बॉलीवुड को भी एक सबक होना चाहिए कि अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के कुछ एलिमेंट्स अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से अडॉप्ट करें, आदि पुरुष की तरह ना अडॉप्ट करें। अबे यार, इस मूवी के बारे में आदि कमाल पुरुष की को भी बात ये लपेट भी दिया। है कि फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल है। फिल्म को हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है, और डब जो कि बेस्ट तरीका होता है। हमेशा लैंग्वेज, अगर हम एक फिल्म बना रहे हैं, अगर मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, और क्योंकि मैं हिंदी से अच्छी तरीके से किसी और लैंग्वेज में उसे कन्वे नहीं कर पाऊँगा, तो अगर आप रियली ड्रीम प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको अपनी लैंग्वेज में ही बनाना चाहिए, क्योंकि आपका कनेक्ट होता है उस लैंग्वेज के साथ। होने के बावजूद इस फिल्म के जो डायलॉग है वो ब्रह्मास्त्र से 150 टाइम्स बेटर है। शिवा तुम्हारा हाथ। शिवा 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 तुम ठीक हो? शिवा, ईशा तुम्हारा बटन है। और अगर आपको इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट क्या ईश्वर तुम्हारा बटन है? है, अगर आप महान इंडियन साम्राज्यों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया ऑडियो बुक रिकमेंडेशन है जिसका नाम है द विजयनगर एम्पायर इन इंडिया इन हिंदी, ब्रॉट टू यू बाय कुकू FM, इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। ये ऑडियो बुक भारत के सबसे महान, सबसे समृद्ध साम्राज्यों की हिस्ट्री है और दिखाती है कि कैसे जब नॉर्थ इंडिया में भारतीय धर्म को कुचला जा रहा था, उस समय पर भारतीय धर्म विजयनगर साम्राज्य में सुरक्षित था और फल फूल रहा था। इमेजिन कीजिए कि एक ऑडियो बुक को पढ़ना एक हार्ड कवर किताब से कितना ज्यादा आसान है। कहीं भी ये प्रमोशन है, थोड़ा आगे बताऊंगा चलते कि कुकू। आइए इस हफ्ते की दूसरी फिल्म की बात करते हैं जिसका नाम है कांतारा, जो कि एक कन्नड़ा फिल्म है जिसको मैंने इस हफ्ते देखा, और इस फिल्म को देखने के बाद मेरा रिएक्शन था। ये फिल्म कोस्टल कर्नाटका में स्थित है और कोस्टल कर्नाटका के जो फोक ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है, को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। फिल्म का जो बैकड्रॉप है, जो बैकग्राउंड है, वो ये है कि कैसे कोस्टल कर्नाटका में देवों को स्पिरिट वर्शिप यानी भूत आराधना के रूप में पूजा जाता है, और इस फिल्म में जो देव हैं वो भगवान वाराह का रूप लेते हैं और इस गांव की और जिस जमीन पर इस फिल्म का गांव स्थित है उसकी रक्षा करते हैं। और इस तरह की जो फोक परंपराएं हैं जो हमारे देश के अलग अलग कोनों में मनाई जाती हैं, उसको मेन स्ट्रीम फिल्मों में हमको देखने को नहीं मिलता। सही खतरनाक लग रही है भाई ये मूवी तो। और अगर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्मों में इस तरह की परंपराएं दिखाई भी जाती हैं तो उनकी बेसिकली खिल्ली ही उड़ाई जाती है, जिस तरह से पिछले 10 सालों से आमिर खान जैसे लोग उड़ाते हुए आ रहे हैं। देवों को एक जीवित एंटिटी की तरह ये कितना लाइक बुरे माइंड से, कितना डीवियस प्रोपेगेंडा है जो कि डेकेड से चल रहा था सिनेमा के थ्रू हमारे माइंड में भरने का, कि हम एक डीप लेवल पे, एक लेयर्ड लेवल पे ये जो चीज़ें हैं हम इनको नहीं देख पा रहे थे। हम इनको इनकी बेइज्जती कर रहे थे जस्ट बिकॉज ये हमें पोर्ट्रे किया जा रहा था बॉलीवुड जैसी घटिया इंडस्ट्री की तरफ से। दिखाया गया है कि ये देव हमारी दुनिया में हमारे साथ एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे बीच रहते हैं, हमारी जमीन का, हमारी सृष्टि का हिस्सा है। यहाँ तक कि ये जो देव हैं ये कुछ चुने हुए लोगों में खुद प्रकट भी होते हैं। और अगेन इस फिल्म में इस बात को बिल्कुल सीरियसली दिखाया गया है। अगर ये बॉलीवुड फिल्म होती तो इस बात की भी बॉलीवुड खिल्ली उड़ा चुका होता। ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं। कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए, आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी ये फिल्म जो है ये फर्जी एक्टिविज्म के ऊपर भी अपना निशाना तानती है, खासकर उन लोगों पे जो अलग अलग त्योहारों पे अपना एक्टिविज्म पेलने के लिए पहुंच जाते हैं। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। हैप्पी
दिवाली प्लीज पटाखे मत फोड़ना. The dogs feel very upset. Animals don't have a voice, so they cannot communicate for themselves. हाँ, तो डॉग्स आपको किसने कहा है पालने के लिए अपने घर में, जब आपको ज़रूरत नहीं है? आप कोई भेड़ बकरी चराने वाले शेपर्ड हो जो आपको डॉग की ज़रूरत है? Diwali is a very, very, very difficult time for them. इनफैक्ट जो इस फिल्म का विलन है वो इसी तरह के फर्जी एक्टिविज्म का नाटक करता है और ये फिल्म ये भी कहने की कोशिश कर रही है कि अगर हमारे देश में हमारे कल्चर में ऐसी परंपराएं हैं जिससे किसी को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचता तो उन परंपराओं को जबरदस्ती रोकने की क्या जरूरत है। और इस फिल्म में हमारे धर्म हमारे कल्चर से रिलेटेड थीम्स होने के साथ साथ एक्चुअली काफी अच्छी कॉमेडी भी है। मैंने तो इस फिल्म का कन्नड़ा वर्जन देखा सबटाइटल्स के साथ, लेकिन उसके बावजूद मुझे इसकी कॉमेडी बहुत पसंद आई। और ये फिल्म हॉरर फिल्म नहीं है लेकिन इसमें कुछ हॉरर एलिमेंट्स हैं जिसको बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। और इस फिल्म मुझे एक हॉरर फिल्म ही लग रही थी इनिशियली का जो कोर देखने से। मैसेज है वो ये कहता है कि भाई हम सब लोग जो हैं वो सृष्टि का और हमारे देवों का हिस्सा है। ये जो धरती है इसके हम केयर टेकर हैं, ये हमारी धरोहर है जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है। सृष्टि, प्रकृति, देव, लोग, जानवर, ये सब लोग एक यूनिट का हिस्सा है। और ये कॉन्सेप्ट जो इस फिल्म में एक्सप्लोर किया गया है ये तो सनातन धर्म का भी सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। और फाइनल चीज, इस फिल्म का क्लाइमैक्स यार क्या ही बोले। ये फिल्म आपको देखनी चाहिए थिएटर्स में सिर्फ और सिर्फ क्लाइमैक्स को देखने के लिए, क्योंकि अगर आप थिएटर में क्लाइमैक्स देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ऑनेस्टली इस तरह की फिल्म मेरे हिसाब से मेन स्ट्रीम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये बहुत ही यूनिक फिल्म है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म को ऑडियंस बहुत पसंद भी कर रही है पूरे देश में। तो ऋषभ शेट्टी जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और इस फिल्म के मेन हीरो भी हैं, उनको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। यार पर ऐसी फिल्में फिर मेन स्ट्रीम में कैसे लाई जाए? आई गेस क्योंकि आई गेस कॉन्ग्रेचुलेट टू यू कि आपने इस मूवी को यू ब्रॉट इट आउट इन लाइक इन अ वाइडर एरिना, क्योंकि मेरे को लगता है कि इस शो को ज़्यादा लोग नॉर्थ की साइड से देखते होंगे मुकाबले साउथ की साइड से। और अगर साउथ की साइड से अच्छा कंटेंट आ रहा है तो उसको एटलीस्ट प्रमोट किया जाना चाहिए किसी भी तरीके से, जिसकी भी जितनी भी कैपेबिलिटी हो। तो कॉन्ग्रेट्स टू यू मैन। मैं बहुत उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि वो आगे जाकर और क्या बनाते हैं, और हो सकता है कि अब कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री पर सीरियस ध्यान देने का टाइम आ गया है। और इसलिए इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि इस समय पर इंडियन सिनेमा का एक रिवाइवल हो रहा है और इस इंडियन सिनेमा का रिवाइवल फिल्मों में हमारी कल्चरल रिवाइवल के साथ साथ हो रहा है। और ये देखकर ऑब्वियसली मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है। और याद रखिए कि बॉलीवुड में भी जो और रिवाइवल हो भी साउथ की तरफ से रहा है, और साउथ की तरफ से करने की कोशिश बॉलीवुड भी कर रहा है, क्योंकि पैसे तो उनको कमाना ही है ना। अब उनको ये दिख रहा है कि ये इस वक्त चढ़ाई पे है, तो वो इसी के हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं, आदि पुरुष बना रहे हैं, बट गंद फैला रहे हैं क्योंकि ऑनेस्ट नहीं है अपने सोच के साथ। उनको चाहिए पैसे। जो हाल में फिल्म बहुत सक्सेसफुल हुई है वो ब्रह्मास्त्र ही थी। और भले ही उसके डायलॉग्स एवरेज हो, भले ही उसकी स्क्रिप्ट एवरेज हो, लेकिन क्योंकि इस फिल्म ने अपने आप को भारतीय कल्चर से जोड़ा और उसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश की, ऑडियंसेस ने इस फिल्म को पसंद किया। और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कांतारा और पोन्नियिन सेल्वन देखी है? अगर आपने देखी है, आपको कैसी लगी? आपको ज्यादा पसंद कौन सी फिल्म आई? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। श्याम शर्मा शो के फर्स्ट 250 सबसे सेक्युलर व्यूअर्स को अगर तो आई गेस वीडियो यहाँ ख़त्म हो गई है। नीचे दिए गए कुकू एफएम के लिंक पर क्लिक करते हैं। कुकू तो अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि देखो, पहली मूवी जो इस तरीके की आई थी वो थी बाहुबली, जो कि तेलुगु इंडस्ट्री से आई थी। अब तमिल इंडस्ट्री से मूवी आई है PS1, और इसका शायद और भी पार्ट आएंगे। और तीसरी मूवी जिसने कांतारा की जिन्होंने बात की वो है कन्नड़ इंडस्ट्री से। तो ये नहीं कि साउथ की सिर्फ एक इंडस्ट्री साउथ से आ रही है, लेकिन साउथ में 4 इंडस्ट्रीज़ हैं, और उन सारी ही इंडस्ट्रीज से इस तरह की अच्छी मूवीज़ जो कि कल्चर को एक अच्छे तरीके से लाइक प्रमोट करे, जिस पे कि आप प्राउड ले सको, ये मुझे एक बहुत बढ़िया बात लगी। और मुझे इससे ये कांतारा मूवी के बारे में पता चला और मैं डेफिनेटली उसे चेकआउट करूँगा।